तो मान लो कि ये पोजीशन है स्मॉल क्यू चार्ट से, मैंने इस पोजीशन पर स्मॉल क्यू रख दिया, तो इस पोजीशन में इसके ऊपर नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज देवजीत शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो ये वीडियो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 25 और आज के वीडियो में हम गॉस लॉ का जो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और उसके ऊपर कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये मैं आप लोगों को दावे के साथ बोल सकता हूं कि आज के वीडियो में जो सब न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं वो सभी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को नीट हो, क्लास 12 हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस्ड हो, हर एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन में बहुत हेल्प करने वाला है। हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक का न्यूमेरिकल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है गॉस लॉ का सेकंड एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इस केस में चार्ज एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट लिया है। ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जो होता है इस केस में यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब ये कांस्टेंट है। जब चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस केस में हम लोग लैम्डा का कांसेप्ट लाते हैं। जब चार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है तो उस केस में हम लोग सिग्मा का कांसेप्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, वही है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस शीट की वजह से हम आर डिस्टेंस पर जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हमें अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो एक गॉसियन सरफेस भी इमेजिन करना होगा। तो कैसे हम लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं, मतलब कौन सा गॉसियन सरफेस हम लोग चूज करें ताकि ये प्रॉब्लम हम लोग इजीली सॉल्व कर पाए। तो इस केस में हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज करेंगे। ठीक है, ये होगा ऐसे कुछ। ठीक है, ये हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। मैं थोड़ा सीधा बना लेता हूं। अरे भाई सीधा बन जा। ठीक है, ये हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा लंबा होना चाहिए था ना, थोड़ा छोटा हो गया। ये वाला था पॉइंट। ठीक है, मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर और ये बाकी पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा ना। तो ये हुआ सिलेंडर का बाकी का पार्ट। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ विजुअलाइजेशन। मान लो कि ये शीट है, शीट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हुआ कुछ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसका जो आधा पोर्शन है वो इस रीजन में है और आधा पोर्शन इस रीजन में। ठीक है, देख सकते हो। अगर मैं इसके अंदर एक रिंग बना लेता हूं, मतलब काट के इसको, तो गॉसियन सरफेस ऐसे कुछ होगा, इसमें अंदर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इसका आधा पोर्शन इधर होगा और इसका आधा पोर्शन इधर होगा। ठीक है, ऐसे कुछ। तो बेसिकली ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है r। ठीक है, ये भी डिस्टेंस है r, ये भी डिस्टेंस है r। तो टोटल इसका जो लेंथ हुआ सिलिंड्रिकल ये गॉसियन सरफेस, इसका लेंथ हुआ पूरा 2r, r प्लस r 2r। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, तो ऑब्वियसली मुझे फ्लक्स निकालना होगा। एक सिलेंडर का कितना सरफेस होता है, 3 सरफेस, ये दोनों फ्लैट सरफेस और ये बीच वाला काट सरफेस। तो तीनों सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। तो मैं पहले क्या करता हूं, मैं पहले फ्लक्स निकाल लेता हूं। 5 नेट, ये कितना बनेगा, ये हुआ सिंपल E डॉट ds। ठीक है, ये हुआ s। अब मैं इस सरफेस इंटीग्रल को तीनों सरफेस में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, ये हुआ s1, ये कार्ड सरफेस वाला s2 और ये सरफेस s3। ठीक है, तो ये बन जाएगा E डॉट ds1 E डॉट ds2 प्लस E डॉट ds3। ये हुआ सरफेस इंटीग्रल ओवर s1, ये हुआ सरफेस इंटीग्रल ओवर s2 और ये हुआ सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस s3। ठीक है,
तो सरफेस में चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या क्या बन रहा है। तो इस केस में ds1 हुआ, ये एक छोटा वाला एरिया, तो ds1 बना इधर, ठीक है, ds1 बना इधर। ये कार्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे बाहर की तरफ, ठीक है, और इस सरफेस में ये मैंने एक छोटा सा एरिया चूज किया, ये हुआ ds1 वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अगर मैं इस पेज को लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। जस्ट वेट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस रीजन में इससे बाहर की तरफ, इस रीजन में इससे बाहर की तरफ, ओके। अच्छा, तो बेसिकली देखो ये सरफेस में और ये सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और इस सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। मैं इसको इस बोतल से समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, देख सकते हो दोनों वेक्टर पैरेलल है तो दोनों में एंगल बना 0। इस सरफेस में भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल तो थीटा 0। लेकिन कर्व सरफेस में क्या हो रहा है? कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन, ओके। लेकिन एरिया वेक्टर जो है, देखो देख सकते हो एरिया वेक्टर हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बना? इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग दिस डायरेक्शन और अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा? वो बनेगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो एट कर्व्ड सरफेस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो जस्ट मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो ये जगह नहीं होगा तो मैं लाइन को नीचे लिखता हूं। तो ये बना S1 E ds1, तो ये बना E ds1 cos ऑफ 0 डिग्री। देख सकते हो इस सरफेस में दोनों वेक्टर पैरेलल है तो थीटा 0। और कार्ड सरफेस में कितना बना? कार्ड सरफेस हुआ S2, तो ये बना 90, ये हुआ E ds2 cos ऑफ 90 डिग्री प्लस E ds3 cos ऑफ 0 डिग्री। इस सरफेस में भी दोनों वेक्टर पैरेलल, ठीक है। तो ये बन गया E ds1, ये बन गया 0 और ये बन गया E इंटू ds3, ये बना S1, ये बना S3, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये बना कुछ, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं इक्वेशन से बाहर ले सकता हूँ? हाँ ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो इस शीट से ये वाला सरफेस का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड का होगा। और एक बार बोल रहा हूं, इस शीट से इस सरफेस का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस सरफेस में भी सेम केस है, इस शीट से इस सरफेस का हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंट है, तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसीलिए मैं दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले आ सकता हूँ। ds1 ये बना S1 और ये हुआ E ds3। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूरे सरफेस पर कांस्टेंट नहीं होता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले आ सकता, ठीक है। अच्छा, ds1 ds3, अच्छा दोनों ही केस में देखो, दोनों ही केस में दोनों ये सरफेस का एरिया तो सेम ही आएगा, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं E इंटू ए प्लस E इंटू ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो ds1 था एक छोटा सा एरिया, अगर तुमने इसको पूरा इंटीग्रेट किया तो ये बन जाएगा इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन, और ये बन जाएगा इस सरफेस का क्रॉस सेक्शन E प्लस ये बन जाएगा ट्वाइस ये। ds3 क्या था? ds3 था इस एरिया का इस सरफेस का एक छोटा सा एरिया, अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो तो पूरा एरिया मिल जाएगा, तो ये बना ये प्लस ये इक्वल टू ट्वाइस ये।
अब हमें गॉस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। अब गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले ये निकालो कि चार्ज enclosed by Gaussian cylinder, ओके। ये कितना बनेगा, ये बना सिग्मा इंटू ए। लास्ट केस में क्या था, लैम्डा इंटू एल, लेकिन इस केस में चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये गॉसियन सिलिंडर कितना चार्ज एनक्लोज किया, ये बनेगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ए क्या है, इस गॉसियन सिलिंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बेसिकली सिग्मा ए चार्ज बता रहा है कि गॉसियन सिलिंडर कितना चार्ज एनक्लोज किया। ये सिग्मा ए कैसे चार्ज का डायमेंशन दे रहा है, देखो सिग्मा का मतलब है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अगर एरिया से मल्टीप्लाई करो तो एरिया कैंसिल, ये बचा है क्यू, तो इसलिए सिग्मा ए चार्ज का डायमेंशन दे रहा है, ठीक है। अब हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको इस साइड में कर देता हूं। तो बाय गॉस थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं कि फाई नेट इक्वल टू, ये बना क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई नेट क्या वैल्यू है, फाई नेट होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ये वाला क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड क्या है, क्यू एनक्लोज्ड है ये वाला जो गॉसियन सिलिंडर में चार्ज एनक्लोज किया है, ठीक है। सिग्मा ए इक्वल टू ये वाला क्यू एनक्लोज्ड, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो, मुझे थोड़ा जगह चाहिए तो मैं इसको एक बार इरेज करना होगा, ठीक है। सो बाय गॉस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई नेट इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट बन गया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, ये हुआ क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और हमने ये निकाला था कि इस गॉसियन सिलिंडर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना हुआ, ये था हमारा ट्वाइस ऑफ ई ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ ट्वाइस ई ए। चार्ज एनक्लोज कितना हुआ है, सिग्मा इनटू ए, तो ये बना ट्वाइस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ए कैंसिल, ये ई बना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड, इसमें भी नॉर्मली आउटवर्ड। अगर मैं इस पेज को लेता हूं तो इस रीजन में होगा इस डायरेक्शन में नॉर्मली आउटवर्ड, इस रीजन में होगा नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, सिंपल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यूनिफॉर्म। देख सकते हो कि इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यूनिफॉर्म होता है। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं एक प्लॉट बनाता हूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ये कांस्टेंट आएगा। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका जो एनालिसिस है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब एक चार्ज डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट होता है तो उस केस में वो बन जाता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मैं आप लोगों को वो भी एक बार दिखा देता हूं, ठीक है, आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस डायरेक्शन में भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है, बाकी मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। इसका एनालिसिस ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था, ठीक है। देखो ये एक डिस्क है, डिस्क में सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, डिस्क का रेडियस है r, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस पर इस डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और ये रिजल्ट मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था। तो जब r इक्वल टू इंफिनिटी बनता है, मतलब इस डिस्क का रेडियस जब इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस केस में ये रिजल्ट इस रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और तब ये डिस्क क्या बिहेव करता है, डिस्क बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेन शीट। देख सकते हो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही है। तो फिजिक्स का यही मैजिक है कि आप लोग अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब डिस्क का रेडियस इनफाइनाइट बन जाता है तो ये डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है। डिस्क का रिजल्ट मैंने
आप लोगों को डेरिवेशन नहीं दिखाया था, सिर्फ ये रिजल्ट दिखाया था। मैं कभी अपने और एक वीडियो में ये डेरिवेशन आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड, नीट या जेईई मेंस में, ठीक है, ये डेरिवेशन मतलब डेरिवेशन तो नहीं लगेगा, सिर्फ बोर्ड में लगेगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट याद रखना होगा, क्योंकि कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा खेल है। सिर्फ फॉर्मूला रट के चले गए तो अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आता है तो सिंपल छोड़ के आना होगा। इसलिए पूरा एनालिसिस ध्यान से करना होगा, कौन कौन से सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है, कौन कौन से सरफेस से फ्लक्स जीरो हो रहा है, पूरा कंसेप्ट हम लोग को आना चाहिए। तो अब हम लोग अपना प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार नीट में आ चुका है, ठीक है। तो ये दोनों है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसमें माइनस सिग्मा। इन तीनों रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा, ये टेक्निक मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया है कि इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ठीक है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E1, ठीक है, E1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जाता हुआ, और इस रीजन में भी E1, ठीक है, इससे बाहर जाता हुआ, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये बना प्लेट 2, ठीक है, मतलब शीट 2। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी तरफ, ठीक है। नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है उससे दूर, और नेगेटिव के लिए उसकी तरफ होगा, ठीक है, उसकी तरफ होगा। और इस रीजन में ये होगा इस डायरेक्शन में E2, और इस रीजन में होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो सब रीजन में उसके तरफ है E2, ठीक है, और इसके वजह से बाहर की तरफ, इसके वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या है। सिंपल, अगर मैं E1 E2 का मैग्नीट्यूड देखूं वो तो सेम ही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये मत कहना कि सर ये हमने माइनस क्यों नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि माइनस का कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैंने डायरेक्शन में ले लिया है, तो इसको ध्यान में रखना। तो देखो ध्यान से, एक रीजन में नंबर 1 रीजन में क्या हो रहा है, नंबर 1 रीजन में ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक नंबर रीजन में E नेट बना 0। 3 नंबर रीजन में भी सेम केस हो रहा है, E1 और E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में भी E नेट बन जाएगा 0। लेकिन नंबर 2 रीजन में ये ऐड हो रहा है ना, E1 प्लस E2, तो E नेट बनेगा E1 प्लस E2। ये बन रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बना 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल, ये बना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम शीट 1 टू शीट 2। और ये रिजल्ट याद रखना, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा ये कहां से आ रहा है, तो याद रखना कि ये इस टेक्निक से आ रहा है, ठीक है। अगर दोनों शीट में ऑपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो इन दोनों शीट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये टेक्निक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 12 हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो ये है एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ये है एक शीट जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये है एक अलग शीट, दोनों शीट के बीच में एंगल है 90 डिग्री, और इस शीट में भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इन दोनों शीट की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर इसको ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो रेडी, 1 2 3। आई होप आप लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया होगा। देखो तो ये हुआ। अच्छा, इसको मैं शीट नंबर 1 2 दे सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये होगा इस डायरेक्शन में। ये कितना बनेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इससे दूर की तरफ। तो इस शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, जो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं इन दोनों का वेक्टर
एडिशन करके नेट मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली, तो इसको मैं एक ट्रायंगल कुछ बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली देखो इन दोनों के बीच में एंगल है 90, ठीक है। ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि अगर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड बनता है वो कितना बनेगा, ये बनेगा √2a, शॉर्टकट है, ठीक है। और ये डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का, ये एकदम बीच में से निकलेगा, ठीक है। इसके साथ भी 45 डिग्री, इसके साथ भी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाता है √2 टाइम्स से, ठीक है, √2 टाइम्स से। तो इस केस में ये बनेगा √2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट कितना हुआ, √2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, √2 से ये गया √2, तो ये बना सिग्मा अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट, ये बना ई नेट, ठीक है। तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया वो है सिग्मा अपॉन √2 एप्सिलॉन नॉट। इसका शॉर्टकट वही है, अगर दोनों वेक्टर के बीच में देखो, और एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है 90 और इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कितना होगा, इन दोनों वेक्टर के एकदम बीच में से निकलेगा, ये होगा √2a। इसके साथ भी 45 डिग्री और इसके साथ भी 45 डिग्री, यही है शॉर्टकट, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, ऑरिजिन पर कैपिटल क्यू चार्ज है। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एसीडी मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये 2d डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, where should a charge small q on the x axis be placed so that it will remain in equilibrium। हमें x एक्सिस पर एक स्मॉल चार्ज स्मॉल q को रखना है ताकि वो इक्विलिब्रियम पर रहे। इक्विलिब्रियम मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स होगा 0, सिंपल। इसका मतलब हुआ समेशन fx ये 0, ठीक है। तो x एक्सिस पर कहां पर एक स्मॉल q चार्ज को रखे ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। तो मान लो कि ये पोजीशन है स्मॉल q चार्ज का, मैंने इस पोजीशन पर स्मॉल q रख दिया, तो इस पोजीशन में इसके ऊपर नेट फोर्स होगा 0। नेट फोर्स मतलब ये कैपिटल Q चार्ज की वजह से जितना फोर्स होगा, ये शीट की वजह से भी उतना ही फोर्स होगा, जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो कैपिटल Q कितना फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, देखो अगर ये कुछ होता है x डिस्टेंस, ठीक है, तो ये होगा ये फोर्स कितना होगा, स्मॉल q कैपिटल Q k बाई x स्क्वायर, ठीक है। ये तो गॉस लॉ है, 1/4π q1 q2 बाई r स्क्वायर, ठीक। मैं इसको थोड़ा जूम कर लिखता हूँ, ये हुआ k स्मॉल q कैपिटल Q बाई x स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, ड्यू टू दिस शीट, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है सिंपल q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी वजह से, ये होगा q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल ये दोनों फोर्स को इक्वेट कर दो और x का वैल्यू निकाल लो। तो ये हो रहा है कितना, k स्मॉल q कैपिटल Q बाई x स्क्वायर, और ये बन रहा है q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये q और ये e, तो फोर्स बना सिंपल q इंटू e, ठीक है। अच्छा, तो ये q से q गया, मैं x स्क्वायर निकालना चाहता हूं, तो ये बना, तो पूरा टर्म को इधर मल्टीप्लाई करो, ये बना x स्क्वायर इंटू सिग्मा, और ये बना ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट k इंटू कैपिटल Q, ये बना x स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट k कैपिटल Q बाई सिग्मा, ये बना x इक्वल टू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट k q बाई सिग्मा, ठीक है। तो ये हुआ x का एक्सप्रेशन। मैं एक बार चेक कर देता हूं, सिंपल इस चार्ज q के ऊपर दोनों की वजह से फोर्स निकालो और इक्वेट कर दो। एक है कैपिटल Q की वजह से फोर्स जो इस डायरेक्शन में होगा, ये इसको रिपेल कर रहा होगा, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा इस डायरेक्शन में q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो q से q गया,
ये हुआ एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डिवाइड इंटू के क्यू ट्वाइस एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर ट्वाइस एप्सिलॉन के क्यू बाय सिग्मा, तो ट्वाइस एप्सिलॉन के क्यू बाय सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पर के का जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें के का वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। अगर के को के रखा है तो रख दो, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन के टर्म में लिखा है तो उसको हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बार देख लो, फिर हम जेईई मेंस का दो बहुत शानदार और जबरदस्त न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है जेईई मेंस का एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम को भी आना होगा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर किसी खराब है तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। फ्री बॉडी डायग्राम को पूरा एनालाइज करना है, ठीक है। और जो शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको भी याद रखना होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए चार्ज बॉल बी हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड एस। ये एक बॉल बी है और ये है सिल्क थ्रेड एस है, which makes an angle theta with a large conducting sheet P as shown। तो ये है एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, इससे थीटा एंगल पर एक बॉल है और ये बॉल एक थ्रेड के साथ बंधा हुआ है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने को बोला है, मतलब ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है, सिंपल वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये बॉल कैसे इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। ये बॉल तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। हैंग्स ये टर्म इक्विलिब्रियम नहीं गिवन है, लेकिन इक्विलिब्रियम का एक कांसेप्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो। तो ये बॉल है बी, इसके ऊपर देखो कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। एक तो हुआ टेंशन, ठीक है। तो टेंशन का मैं दोनों कंपोनेंट बना रहा हूं। ये हुआ थीटा, तो ये बन गया टी ऑफ कॉस थीटा, और ये बन गया टी ऑफ साइन थीटा। नीचे क्या अप्लाई हो रहा है, नीचे अप्लाई हो रहा है, अच्छा ये टी साइन थीटा नीचे अप्लाई हो रहा है इसका वेट, और इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने मान लिया कि इसका सरफेस चार्ज है सिग्मा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, ये चार्ज बॉल है तो इसका जो चार्ज है मैंने मान लिया Q, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा वो होगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बॉल का जो चार्ज है Q, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, वो होगा Q into E, और ये बन जाएगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये बॉल इक्विलिब्रियम है, मैं इसको थोड़ा एरो सीधा कर देता हूं, ठीक है। ये बनेगा फोर्स Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बॉल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम टर्म नहीं गिवन है, लेकिन वही कांसेप्ट हमें यूज करना होगा। ये बॉल इक्विलिब्रियम है तो T cos थीटा बन जाएगा mg के साथ प्रोपोर्शनल, मतलब इक्वल, और T sin थीटा होगा Q सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो बॉल इन इक्वली ब्रियम, तो ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा और ये फोर्स इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा T sin थीटा इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक इक्वेशन T cos थीटा इक्वल टू होगा mg, ठीक है। दोनों को डिवाइड करो, ये बनेगा T sin थीटा डिवाइड बाय T cos थीटा, ये बनेगा Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू mg। T कैंसिल, ये बना tan थीटा इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट mg, और देख सकते हो सिग्मा कितना बना ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइड बाय Q इनटू tan थीटा, ठीक है। मैंने पूरा टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे Q रहा, Q सिग्मा बन गया ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट mg बाय Q tan थीटा। सो बेसिकली सिग्मा किसके साथ प्रोपोर्शनल हुआ, तो सिग्मा प्रोपोर्शनल हो रहा है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये था पूरा एक्सप्रेशन, ठीक है। सिग्मा का एक्सप्रेशन क्या होगा, और ये था सिग्मा प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, तो ये बन जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हम लोग और एक प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2020 का। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दोनों है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इससे भी सिग्मा, और इन दोनों में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है वो हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए,
द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देयर इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में चारों ऑप्शन था, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, इसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसके लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन होगा इधर, इससे बाहर की तरफ, और इससे इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको शीट नंबर 1 कह रहा हूँ और इसको शीट नंबर 2 कह रहा हूँ। ठीक है, तो शीट नंबर 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो कि इस पॉइंट पर मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी पॉइंट पर। ठीक है, मैं एक पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर बात कर रहा हूँ, ये एक पॉइंट मैंने ले लिया, तो इस पॉइंट पर इस शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अरे ये सीधा क्यों नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बना कुछ E1। ठीक है, इस पॉइंट का मैं बात कर रहा हूँ, और इस शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर, ये बना कुछ E2, ये हुआ प्लेट नंबर 2। अब इन दोनों के बीच में एंगल ढूंढना है, ये एंगल कितना है, देखो ध्यान से देखो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये इन दोनों के बीच में एंगल ढूंढना है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल 30 है। ठीक है, ये भी 30 है, अच्छा ये तो 90 है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 60 डिग्री, तो ये भी हुआ कुछ 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये हुआ 30, तो ये 30, ये एक ट्राइंगल बना, ये हुआ 90, ये हुआ 60, तो ये भी 60। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, मतलब वेक्टर रिजोल्यूशन। तो E2 का मैं कंपाउंड ले रहा हूं इधर, ये बन जाएगा E2 cos 60, और E2 का अगर मैं इधर कंपाउंड लेता हूं तो ये बन जाएगा E2 sin ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में कंपाउंड कितना बना, एक्स एक्सिस में जो कंपाउंड है वो एक ही है, E2 cos 60। तो मैं अगर एक्स एक्सिस में कंपाउंड का बात करता हूं तो ये बन जाएगा माइनस E2 cos 60 डिग्री आई कैप, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स में है इसलिए माइनस आई कैप। E2 कितना है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिंपल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और cos 60 मतलब sin 30 हाफ, तो ये बना 1/2 आई कैप, और ये बना माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू आई कैप। ठीक है, और EY कितना बना, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में कितना है, EY कितना है, EY कितना बना देखो, EY है एक है E1 y डायरेक्शन में, तो E1 माइनस E2 sin 60 है नेगेटिव y में, तो ये बन जाएगा E2 sin 60 डिग्री, और ये बना j कैप, मैंने E1 को ज्यादा लिया है, तो E1 माइनस E2 sin 60 इंटू j कैप, E1 है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 भी वही है E2 सिग्मा बाई 2 sin 60 मतलब कितना हुआ, ये बना √3/2। ठीक है, j कैप। अब मैं क्या करता हूँ, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन को कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस ये बन जाएगा √3 अपॉन 2 j कैप, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस √3/2 j कैप। अब मैं अगर इस पॉइंट पर P पॉइंट ले रहा हूँ, P पॉइंट पर अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा कुछ Ex वेक्टर प्लस Ey वेक्टर, Ex वेक्टर कितना हुआ, ये वेक्टर हुआ माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, प्लस Ey कितना बना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अच्छा ये माइनस है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये बना √3 अपॉन 2 j कैप। ठीक है, तो ये हुआ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल डिस्कस करेंगे, जो होगा गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन, और उसका कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।